सो गाइज, आज जिस सीरीज़ को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है दी अनकैनी काउंटर सीज़न 2। बट उससे पहले थोड़ा सीज़न 1 के बारे में जान लेते हैं। सीज़न 1 में धरती पर 4-5 लोगों का कुछ ग्रुप था जिन्हें कि काउंटर्स कहा जाता है। और इन काउंटर्स का मेन एम होता है धरती पर जितनी भी इविल स्पिरिट्स होती है उन्हें पकड़ना और उन्हें नरक में भेज देना। और इस ग्रुप में सोमून, हाना, मोटैक, मेओके और जंगमूल होते हैं। हालांकि ये नॉर्मल इंसान ही होते हैं, इनके पास खुद की ये पावर्स नहीं होती जिससे कि ये इविल स्पिरिट्स को पकड़ते हैं। इन्हें यह पावर कुछ आत्माओं से मिलती है जो कि युग नाम की जगह पर रहते हैं। युग बेसिकली एक बाउंड्री है जो कि धरती और आफ्टर लाइफ के बीच में है। और धरती पर जितने काउंटर्स होंगे युग पर उतनी आत्माएं होगी, क्योंकि हर एक काउंटर का युग में अपना एक पार्टनर है जिससे कि उन्हें ये पावर्स मिलती है। और ये काउंटर्स धरती पर एक नूडल रेस्टोरेंट चलाते हैं और इन सब की अपनी अपनी एबिलिटीज़ है। जैसे कि हाना कई किलोमीटर दूर से ही इविल स्पिरिट को फील कर सकती है और ये किसी को भी छू कर उसके पास्ट के बारे में बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ था। और वहीं अगर फाइट करते हुए किसी काउंटर को चोट लग जाती है तो मेओके अपनी पावर से उसे ठीक करती है। और वहीं जंगमूल बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। अगर काउंटर्स को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो जंगमूल उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करता है। और काउंटर्स की इसी स्टोरी को सीज़न 2 में कंटिन्यू किया गया है। तो बात करते हैं सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 1 की, जिसकी स्टार्टिंग में हम एक बच्चों की स्कूल बस देखते हैं। और उस बस का जो ड्राइवर होता है वो काफ़ी अजीब लग रहा होता है। तभी उसके पास नायुल नाम की छोटी बच्ची आती है और वो उसके हाथ पर एक हर्ट का स्टिकर चिपका देती है। और अचानक से उस आदमी की आइज़ रेड हो जाती है क्योंकि वो एक इविल स्पिरिट होता है। और फिर ड्राइवर उस बस को चलाना स्टार्ट करता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से बस को चला रहा होता है। तो बस में जो टीचर होती है वो उसे बस की स्पीड को स्लो करने के लिए कहती है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि मुझे ऐसा करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तभी रास्ते में वो बस एक गाड़ी से टकरा जाती है जिसकी वजह से टीचर नीचे गिर जाती है और उसे चोट भी लग जाती है। और तभी सामने हम कलरफुल बाउंड्री देखते हैं जो कि काउंटर्स का एरिया होता है। और इस एरिया में काउंटर्स की पावर डबल हो जाती है। और जैसे ही बस उस एरिया में एंटर करती है तो हानो को फील हो जाता है कि उस एरिया में इविल स्पिरिट है। और फिर वो इसके बारे में अपने सभी दोस्तों को भी बता देती है। और फिर वो सभी उस इविल स्पिरिट को पकड़ने में लग जाते हैं। और तभी जंगमूल अपनी गाड़ी लेकर आता है और वो बस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस को रोक नहीं पाता। और वो इविल स्पिरिट बस को एक एरिया में ले जाती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ होता है। तभी वहाँ पर मेओके आ जाती है और वहाँ पर 2 स्टील के पाइप उठाती है और वो एक स्टील के पाइप को सामने से फेंकती है जो कि ड्राइवर के साइड से मिरर के आर पार चला जाता है। दूसरे पाइप को वो बस के साइड में मार देती है जिससे कि जैसे कैसे वो बस के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। लेकिन ऐसा करते हुए वहाँ पर एक वर्कर को चोट लग जाती है और वो इविल स्पिरिट बस को वहाँ से ले जाता है। और तभी वहाँ पर जंगमूल मेओके को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन जाने से पहले मेओके अपनी पावर से उस वर्कर को ठीक कर देती है। वहीं हम हाना को देखते हैं जो कि बस को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगी हुई होती है और वह जैसे कैसे बस के अंदर एंटर कर जाती है। और मेटोक भी वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर उस बस को फॉलो करने लगता है। और फिर हाना उस इविल स्पिरिट को मारने लगती है और वो उसे काफ़ी इंजर्ड कर देती है और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर बस चलाने लगती है। लेकिन वो देखती है कि बस के ब्रेक काम नहीं कर रहे होते हैं और वो इसके बारे में मेटोक को बताती है। तो मेटोक उसे एक एरिया के बारे में बताता है और कहता है कि तुम बस को वहाँ पर लेकर जाओ, वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। लेकिन तभी वो इविल स्पिरिट उठ जाता है और वो हाना का गला पकड़ लेता है। ये देखकर मेटक उस बस को अपनी गाड़ी से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस रुक ही नहीं रही होती है। हाना उस इविल स्पिरिट से खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इविल स्पिरिट काफ़ी पावरफुल लग रहा होता है। और तभी वो बस काउंटर एरिया में एंटर कर जाती है जिसकी वजह से हाना की पावर डबल हो जाती है और वो इविल स्पिरिट को खुद से छुड़वा लेती है। और फिर हाना फिर से ड्राइवर सीट पर बैठती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो जिस रास्ते पर होते हैं उस रास्ते का आधा पार्ट टूटा हुआ होता है और आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता। और फिर मेटक अपनी फुल पावर से बस को रोकने की कोशिश करता है और आखिरकार वो उस बस को रोक भी लेता है। लेकिन वो इविल स्पिरिट नायुल को पकड़ लेता है और वो उसके गले पर कांच का टुकड़ा रखता है और वो कहता है कि मैं इसे मार डालूंगा। और तभी वहाँ पर काउंटर्स के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि नायुल को छोड़ दो, लेकिन इविल स्पिरिट उसे नहीं छोड़ती। और तभी वहाँ पर हमारे हीरो सोमून की एंट्री होती है और फिर वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है जिससे कि वो इविल स्पिरिट उस ग्लास पीस को छोड़ देता है। और फिर सोमून उस इविल स्पिरिट को हवा में उड़ा देता है और वो इविल स्पिरिट नायुल को छोड़ देता है और वो नायुल को बचा लेते हैं। और वो सभी बच्चे सोमून की सुपर पावर्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। तो मेओके हाना को कहती है कि इन सभी बच्चों की मेमोरीज को इरेज कर देना ताकि उन्हें इस इंसिडेंट्स के बाद में बैड ड्रीम्स नहीं आए। और फिर सोमून उस इविल स्पिरिट के अच्छे से धुलाई करता है और फिर अपनी पावर से उस इविल स्पिरिट को नरक में भेज देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है
और काउंटर्स युग पर जाते हैं वो वहाँ पर अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं जिनसे कि उन्हें पावर्स मिलती है। सोमून का पार्टनर वीजिन होती है, हाना का पार्टनर यूसिको होता है, मियोके का पार्टनर सुहो होता है जो कि उसका बेटा भी होता है, और मोटक का पार्टनर गीरैन होती है। लेकिन मोटक उससे मिलने के लिए नहीं आता क्योंकि मोटक इविल स्पिरिट को पकड़ने का काम तो करता ही है, साथ ही वह धरती पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। काउंटर्स वीजिन को अपने ग्रुप में न्यू काउंटर्स ऐड करने के लिए कह रहे होते हैं, तो वीजिन कहती है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। और जोंगकुक न्यू काउंटर ढूंढने का काम कर रहा होता है, तो काउंटर्स उसे कहते हैं कि जल्दी करो, तो जोंगकुक कहता है कि इसमें टाइम लगेगा, अगर मैंने गलती से गलत काउंटर ढूंढ लिया तो फिर तुम्हें ही सफ़र करना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और सोमून अपने सभी साथियों को साइकोनिसिस पावर की ट्रेनिंग दे रहा होता है। साइकोनिसिस एक ऐसी पावर होती है जो कि सोमून के पास है जिससे कि चीज़ों को बिना छुए उनकी मूवमेंट करवाई जा सकती है। सबसे पहले मियोके ट्राई करती है और वह साइकोनिसिस पावर से बॉल को ऊपर उठा देती है, लेकिन इसमें उसकी काफ़ी एनर्जी लग जाती है तो उसे नोज से ब्लीडिंग भी हो जाती है। वहीं हाना साइकोनिसिस पावर में काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है और वो 2-3 बॉल्स को हवा में उड़ा देती है। उसके बाद मोटक ट्राई करता है और वो अपनी पूरी जान लगा देता है। वो बॉल को हल्की से हिला पाता है, वो उसे उठा तो नहीं पाता, लेकिन बॉल के साइड में जो चींटी होती है वो उसे ज़रूर उठा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि किमची बना रहे होते हैं और काउंटर्स भी उन्हीं के साथ होते हैं। वहाँ पर हम सोमून के दादाजी और दादी जी को भी देखते हैं और उसकी दादी किमची बना रही होती है। तभी उसके पास जंगमूल जाता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, लेकिन वो किमची तो नहीं बनाता, वो किमची खाने लगता है। और तभी सोमून की दादी उसके मुंह पर बहुत सारी किमची लगा देती है। तभी सोमून की दादी के पास एक लड़का आता है जिसका नाम जूसियोक होता है और वो फायर डिपार्टमेंट में काम करता है। और सोमून की दादी उसे बहुत ही प्यार से किमची खिला रही होती है और सोमून अपने ग्रैंडफादर के साथ उसे देख रहा होता है और वो कहता है कि ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। फिर हमें 2 साल पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगचुन यानी कि सोमून की दादी छत पर खड़ी होती है और वह नीचे कूदने वाली होती है और वह छत पर खड़ी होकर सोमून की माँ को पुकार रही होती है जो कि ऑलरेडी मर चुकी है। लेकिन सोमून की दादी उसके मरने के बाद सदमे में जा चुकी होती है और वह अभी भी उसे बहुत याद करती है। तभी वहाँ पर जी सियोक आता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है और वो जंगचुन को कुछ कहता है जिससे कि वो नीचे आने के लिए मान जाती है। लेकिन जी सियोक जंगचुन को क्या कहता है वो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन वो जैसे ही नीचे आने लगती है उसका पाँव फिसल जाता है और जी सियोक उसे बचाने के लिए उसके साथ ही नीचे कूद जाता है, लेकिन वो सब्जियों के ऊपर गिरते हैं जिससे कि उन्हें चोट नहीं लगती। और इस इंसिडेंस के बाद ही जंगसुन और जी सियोक एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। फिर प्रेजेंट में सोमून अपने ग्रैंडफादर से पूछ रहा होता है कि उस दिन जी सियोक ने ग्रैंड मदर को क्या कहा था, तो उसका दादा कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने मुझे कहा कि ये सीक्रेट है। फिर सोमून जी सियोक से इसके बारे में बात करता है और वो कहता है कि तुमने उस दिन मेरी दादी से क्या कहा था, तो जी सियोक कहता है कि एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और फिर वो उसे कहता है लेकिन मेरे पास एक और सीक्रेट है। तो सोमून कहता है कि वो क्या है, तो जो सियोक कहता है कि मैं पापा बनने वाला हूँ। ये सुनकर सोमून बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी हम वहाँ पर जूसियोक की वाइफ को भी देखते हैं जिसका नाम मिंजी होता है और सोमून ऊपर से चिल्ला कर सभी को बता देता है कि जूसियोक पापा बनने वाला है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम हाना और सोगुन को देखते हैं जो कि किसी को किमची देने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो रास्ते में एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जुनही होता है और वो गुस्से में अपने टॉय को तोड़ रहा होता है। तो सोमून उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जब जूही घर जाता है तो वह देखता है कि उसका पापा पैसों के लिए उसकी मॉम को पीट रहा होता है और उसके बाद उसका पापा जुनी को भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर सोमून आ जाता है तो वह देखता है कि उसका पापा इविल स्पिरिट तो नहीं होता, लेकिन वो एक बुरा आदमी होता है। उसके बाद वो उसके अच्छे से धुलाई करता है और जब हाना उसे टच करती है तो उसे उसकी पास्ट मेमोरीज दिखाई देती है जिसमें वो देखती है कि उसने कुछ आदमियों से पैसे उधार लिए होते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तो इसी वजह से वो उसे जेल में भेज देते हैं। फिर वो जूही और उसकी मॉम को अपने नूडल रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं और मियोके जूही की मॉम को कहती है कि तुम यहाँ पर जब आना चाहो तुम आ सकती हो और तुम्हें अब किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम जोसियो को देखते हैं जो कि मिंजी को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर आता है और उन्हें पता चलता है कि उनका बेबी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग है। और तभी वो वहाँ पर एक न्यूज़ सुनते हैं जिसमें बताया जाता है कि एक कंपनी के ओनर ने सुसाइड कर लिया है और इस कंपनी के ओनर ने बहुत सारे लोगों से पैसा लिया होता है जिन्होंने इस कंपनी पर इन्वेस्ट किया होता है और जोसियोक ने भी इस कंपनी पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि वो पैसा कहाँ पर है। तो ये सुनने के बाद मिंजी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि अब हमें अपने पैसे कैसे मिलेंगे।
तो जो सेओक उसे शांत करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि हमें अब उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम उन पैसों के बिना भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है चाइना की तरफ और हमें चाइना में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम पिल ग्वांग होता है और वो उसी कंपनी के ओनर की न्यूज़ देख रहा होता है जिसने कि सुसाइड किया था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम जेली होता है और वो पिल ग्वांग को कहती है कि अच्छा हुआ कि वो आदमी मर गया। फिर हम चाइना में ही कुछ काउंटर्स को देखते हैं जो कि इविल स्पिरिट को पकड़ने के लिए आते हैं और इनके पास सेम वैसे ही पावर्स है जैसे कि हाना और बाकी सबके पास है। और फिर वो इविल स्पिरिट्स को पकड़ने के लिए अपनी अपनी डायरेक्शन ले लेते हैं। और तभी एक लेडी काउंटर एक घर पर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ होती हैं। वो वहाँ पर एक लड़के को देखती है जो कि काफ़ी घबराया हुआ होता है। और फिर वो वहाँ पर एक लेडी को देखती है जो कि काफ़ी इंजर्ड होती है लेकिन अभी वो जिंदा होती है। और फिर वो लेडी अपनी पावर से उसे ठीक कर देती है और इसके पास सेम वैसी ही पावर होती है जैसे कि मेओके के पास होती है। और तभी वो लड़का बाहर आता है जिसका नाम वोंग होता है और वह एक इविल स्पिरिट होती है। और काउंटर को पता चल जाता है कि ये इविल स्पिरिट है तो उन दोनों की वहाँ पर फाइट होती है और वोंग वहाँ पर उस लेडी को मार डालता है जो कि अभी जिंदा थी। और फिर वो काउंटर को भी मार डालता है और वो उसकी पावर्स को अपने अंदर ले लेता है। फिर हम दूसरे काउंटर को देखते हैं जो कि पिल ग्वांग के रूम के बाहर होता है और पिल ग्वांग भी एक इविल स्पिरिट होता है। उस काउंटर को लगता है कि शायद पिल ग्वांग को नहीं पता कि वो वहाँ पर है, लेकिन पिंग ग्वांग को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई काउंटर है। और फिर वहाँ पर उन दोनों की फाइट होती है लेकिन पिल ग्वांग उस काउंटर को मार डालता है और फिर वो उस काउंटर की आत्मा को अपने अंदर ले लेता है। हालांकि स्टार्टिंग में उसे काफ़ी पेन होता है लेकिन वो उसकी पावर्स को हैंडल कर लेते हैं। वहीं हम तीसरे काउंटर को देखते हैं जो कि जेली के साथ फाइट कर रहा होता है और जेली भी एक इविल स्पिरिट होती है। और जब वो काउंटर जेली को टच करता है तो वो अपने विजुअल में देख लेते हैं कि जेली कोरिया जाने वाली है। तो वो जेली को कहता है कि तुम कोरिया कभी भी नहीं जा पाओगी क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। लेकिन जेली उस काउंटर को मार डालती है और वो उसकी पावर्स अपने अंदर ले लेती है। वहीं पिल ग्वांग के पास एक और काउंटर आता है और यह काउंटर इन सभी काउंटर्स में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो अपनी साइकोनिसिस पावर से पिल ग्वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन पिल ग्वांग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और पिल ग्वांग उस काउंटर को भी मार डालता है और वो उसकी पावर्स को भी अपने अंदर ले लेता है। फिर हम जेली को देखते हैं और फाइट के दौरान उसके नेक पर चोट लगी हुई होती है। तभी उसके पास वोंग आता है तो वोंग उसकी चोट को ठीक कर देता है। और तभी वहाँ बालकोनी पर पिल ग्वांग आता है और ये तीनों साथ में ही होते हैं। पिल ग्वांग अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है और तभी वो अपनी पावर का यूज़ करता है जिससे कि वो पूल के पानी को बहुत ही ऊपर उठा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हाना और बाकी सभी को देखते हैं जो कि युग में आकर विजिन से इस इंसिडेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि चाइना में काउंटर्स को मार दिया गया है। तो विजिन उन्हें बताती है कि अब उन इविल स्पिरिट्स के पास बिल्कुल तुम्हारे जैसी पावर्स है क्योंकि उन इविल स्पिरिट ने उन काउंटर से उनकी पावर्स को ले लिया है। तो हाना कहती है कि फिर तो उन्हें हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये फाइट तो पहले से बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाली है तो इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी न्यू काउंटर्स की ज़रूरत है। वहीं हम पिल ग्वांग, जेली और वोंग को देखते हैं जो कि बोट से कोरिया आ रहे होते हैं और पिल ग्वांग उन्हें कह रहा होता है कि अब चीज़ें चेंज हो चुकी है और अब हम दुनिया को पूरी तरह से बदल देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जुनही और उसकी मॉम को देखते हैं और तभी उनके घर के बाहर कुछ आदमी आते हैं और ये वो लोग होते हैं जिनसे कि जुनही के पापा ने उधार लिया होता है। वहीं हम हाना और बाकी काउंटर्स को देखते हैं और तभी हाना अपने विजुअल में देख लेती है कि जुनही और उसकी मॉम खतरे में है। वहीं हम देखते हैं कि वो लोग जुनही और उसकी मॉम को एक जगह पर ले जाते हैं और वो जुनही की मॉम को कहते हैं कि तुम्हारे पति ने हमसे इतना सारा पैसा उधार लिया है और वह बिना दिए ही जेल में चला गया, अब इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। और तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो कि उन लोगों से जुनही की मॉम की किडनी निकालने के बारे में बात कर रहा होता है। और जुनही की मॉम की किडनी निकालने के लिए वो जुनही को अंदर भी ले जाते हैं और ये देखकर जुनही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी मॉम के साथ कुछ भी मत करो। और तभी वो डॉक्टर जुनही को भी इंजेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर हमारे काउंटर्स की एंट्री हो जाती है और सोमून उस डॉक्टर को ऐसा करने से रोक लेता है। फिर वो सभी काउंटर्स उन लोगों की अच्छे से धुलाई करने लगते हैं और इसी बीच सोमून जुनही और उसकी मॉम के पास जाता है। जुनही की मॉम बेहोश होती है जिसे देखकर जुनही बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तो सोमून जुनही को उसकी आइज़ बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम 1 से 100 तक काउंट करो, इसी बीच तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएगी। और जुनही बिल्कुल वैसा ही करता है और फिर सोमून फिर से उन लोगों से लड़ने लग जाता है और काउंटर्स वहाँ पर उन लोगों की अच्छे से धुलाई करते हैं। लेकिन इसी बीच वो डॉक्टर चाकू उठाकर जुनही की मॉम के ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन तभी मोटक साइकोनिसिस पावर का यूज़ करके उस चाकू को रोक लेता है। ये देखकर मोटक बहुत खुश होता है और वो कहता है कि देखो मैंने साइकोनिसिस पावर सीख ली है।
और फिर मियोके अपनी पावर से जुनही की मॉम को ठीक कर देती है, जिसे देखकर जुनही बहुत खुश होता है। और फिर उसके बाद वो उस डॉक्टर को भी अच्छे से बजा देती है। और फिर हाना कहती है कि अब हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या हम इनकी मेमोरीज को मिटा दें। लेकिन फिर ये क्या सोचेंगे कि इतने सारे लोग घायल कैसे हो गए। और फिर सोमून अपनी साइकोनिसिस पावर का यूज़ करता है और वो वहाँ पर ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देता है कि उन सभी लोगों ने ही एक दूसरे को मारा है। और इस सीन को वो सभी काउंटर्स बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिए, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइज़, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।